नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मौत के सौदागर सुनकर लग रहा होगा कि मौत के सौदागर कौन है वो लोग जो मौत के सौदागर बन गए। वायरस से खतरनाक है ये विलेन। एमपी में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था रेमडेसिविर। 3 लोगों की मौत गई इनके कारण और अभी तक गिरफ्तारी भी 11 लोगों की हुई है। लेकिन महाबाजारी में कालाबाजारी और फिर सियासत भी जारी है। मौत के सौदागर पकड़े गए इंदौर से, मौत के सौदागर पकड़े गए भोपाल में, और यही नहीं, जबलपुर में भी एक बड़ा मसला सामने आया जहां बीएसपी के नेता पर भी आरोप लग गए। रेमडेसिविर कालाबाजारी में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूरत से गिरोह के सरगना से खरीदे थे 700 नकली इंजेक्शन। गिरोह ने इंदौर के दवा बाजारों में दलालों को नकली इंजेक्शन बेचे। नकली रेमडेसिविर बेचने वालों पर हत्या का केस की बात कही जा रही थी, लेकिन नहीं हुआ दर्ज। 3 आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई गई है और नकली इंजेक्शन मामले में अब तक 11 आरोपी, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, गिरफ्तार किए। गुजरात पुलिस की गिरफ्त में गिरोह के सरगना आरोपी कौशल वोरा, पुनीत शाह, सुनील मिश्रा इंदौर का रहने वाला है और इंदौर अब लेकर आने की तलाश में है पुलिस। दवा बाजार में दलालों की भी तलाश है पुलिस को। ग्लूकोज नमक मिलाकर बना रहे थे नकली रेमडेसिविर। मध्य प्रदेश और गुजरात तक नकली इंजेक्शन धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। सवाल यह है कि आखिर कैसे इंजेक्शन यहां पहुंच गया, और अब इस पर सियासत भी जारी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से जबलपुर में नकली रेमडेसिविर मामले में बीएसपी से जुड़े अस्पताल संचालक का नाम, उज्जैन में बेड बेचने के मामले में अब तरह तरह की बातें, चर्चा चलती रहती है। कई तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं। लेकिन कौन है ये लोग? ये वो चेहरे हैं जिन चेहरों का आप देख रहे हैं। देखने में भोले भाले चेहरे हैं, लेकिन इनके जहन में, इनके दिल में इंसानियत के नाम पर क्या कर रहे थे ये दिखाई दे रहा है। बात होती इंसानियत की। इस समय लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कहां सुधरने वाले लोग पर है क्या। चलिए आज इसी विषय को हम समझने का प्रयास करते हैं। मौत के सौदागर आखिर कैसे बन जाते हैं लोग? क्यों इंसानियत को तार तार कर कर जीवन दांव पर लगा देते हैं? पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी इन्होंने जान ली। सूरत से लेकर और मध्य प्रदेश तक कैसे आते जाते रहे, ऐसे तमाम तरह के सवाल है। अब पूछताछ जारी है। भारी मात्रा में इनसे रेमडेसिविर बरामद किया गया है और जो चेहरे आप देख रहे हैं ये सब वही चेहरे। कोई 25 साल का है, कोई 24 साल का है। क्यों बनी ऐसी स्थितियां? मेरे साथ राजेश सरोठिया जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। के मिश्रा जी है, चेतन सिंह है भारतीय जनता पार्टी से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। के मिश्रा जी, लंबे समय से सियासत में आप भी है। सरकारें कई आई कई चली गई, लेकिन ये ऐसा दौर है जब आप और हम सब चिंता में हैं। पर जो लोग इस तरह मौत के सौदागर बन जाते हैं, आखिर इनकी इंसानियत कहां चली जाती? मनोज जी, देखिएगा, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो या कितने भी प्रभावकारी क्यों न हो, यदि वो इस दौर में नमक और अन्य सामान मिलाकर यदि नकली रेमडेसिविर बेच रहे हैं तो उनकी सामान्य धाराओं में गिरफ्तारी काफी है। जब भारतीय संविधान में एक व्यक्ति की हत्या पर यदि आरोप साबित हो जाते हैं तो आईपीसी के तहत उसे आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा होती है। तो इन लोगों ने संगनमत होकर कई हत्याओं को इन नकली इंजेक्शनों के माध्यम से यदि आमंत्रित किया है, या उनका हत्या भी नहीं कहूंगा मैं, नरसंहार में यदि ये लोग शामिल हैं, तो इन्हें कैसी सजा देनी चाहिए, उसके लिए यदि अमेंडमेंट भी हो तो उसमें संविधान में संशोधन करना चाहिए। क्योंकि जब राजनीतिक आधार पर कई अध्यादेश निकल सकते हैं तो इनको लेकर सरकार खामोश क्यों है? अभी तक जिनके प्रमाण सामने आ गए हैं कि जिन लोगों ने लोगों की जान से खेला है, उन पर हत्या का मुकदमा अभी तक दर्ज मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। कल जबलपुर से मुझे एक टेलीफोन आया है जी। वो किसी पुलिस अधिकारी के परिचय से संबंधित था, जिनके वहां अभी डेथ हुई है कोरोना को लेकर। और इसी अस्पताल में जिसमें शरद सिंह मोखा का वो अस्पताल है, और मोखा ने भी उस अस्पताल को अपने पार्टनर को धोखा देकर कब्जा किया है जी। उस अस्पताल में उस पुलिस अधिकारी के परिजन की मौत हुई है, जिससे डीआईजी साहब के रिकमेंडेशन पर बेड मिला था। आज क्या कारण है कि जब इंदौर में तो हमने प्रेशर बनाया था, हमारी मांग थी, और सबसे पहले मैंने ही कहा था कि यदि जो नकली इंजेक्शन में पकड़ा है उन्हें रासुका में
गिरफ्तारी की जाए। तो मध्य प्रदेश में इंदौर पहला था कि हमारे कलेक्टर ने और आईजी ने उन पर रासुका लगाई, मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। मगर मध्य प्रदेश में, और मैं इंदौर प्रशासन को इसलिए भी तारीफ करना चाहूंगा मनोज जी कि उसमें 3 लोग ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है रासुका लगाकर। 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन को स्वीकार करने वाला मोखा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? यदि उसने बहाना बना लिया है कि मैं कोविड पेशेंट हूं, तब भी उसकी गिरफ्तारी प्रशासन ने क्यों नहीं ली? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 4 रोज पहले कहा था कि कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कालाबाजारी करने वाला, नरसंहार करने वाला व्यक्ति क्यों बचा हुआ है? और मैं भारतीय जनता पार्टी से, राजेश जी जैसे बड़े हस्ताक्षर यहाँ मौजूद हैं, मैं राजेश जी को साक्षी मानकर कहना चाहूंगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी भी यहाँ मौजूद हैं, कि भाजपा बताया कि जबलपुर के किस बड़े नेता को इस मोखा ने अपना मकान बख्शिश में दिया और आज भी उनका परिवार उसी मकान में रह रहा है। चलिए पूछ वो लेते नेता कौन है? जी चेतन जी, सियासत की तरफ हम नहीं जा रहे थे, लेकिन सियासत तो होगी जब लोगों के नाम आते हैं। ये मौका कौन है और किसने इसको मौका दे दिया, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल गूंज रहा है इस समय, क्योंकि मौत के जो सौदागर है वो लोगों की जान ले रहे हैं। 1 लाख रेमडेसिविर यदि खपा दिए जाते हैं तो पता नहीं कितने लोगों की जान पर बनाई होगी। 3 मौतों का तो खुलासा भी हो गया, सूरत से लेके यहाँ तक हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो इन पर्दे के पीछे। देखिए मनोज जी, सवाल वही है कि जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उनको हमारे संविधान में क्या सजा है? अधिकतम सजा इतने लोगों की, भले ही ये मौत के जिम्मेदार हो जाए, फिर भी केवल आजीवन कारावास से ज्यादा कोई सजा का प्रावधान नहीं है। और ये भी आजीवन कारावास की सजा हमने तो नहीं देखा कि कभी किसी को भारत के संविधान में आज दिन तक मिली हो। जितना लचीला और लचर हमारे हिंदुस्तान का कानून है, अनेकों बार इसमें संशोधन हुए हैं। अनेक बार चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे रिटायर, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनती है, उन्होंने 23 प्रकार के संशोधन को एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए तो चलो हम इसको करके देखते हैं। ड्रग इंस्पेक्टरों ने उसको अपनी नहीं अब तो इसमें इतना लगेगा, क्योंकि अब इसमें तो इतनी बड़ी सजा का प्रावधान है। तो मनोज जी, ये सारी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के क्रिया कार्य प्रणाली इन सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और इसी का फायदा उठा करके इस तरह के बिचौलिए, दलाल या इस तरह के ब्लैक करने वाले लोग हमेशा बच जाते हैं। अब जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के हम बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर इसकी नकली कालाबाजारी नहीं हुई है। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था, दूध को लेकर भी कई बार विषय आता है, खाद्य सामग्रियों को लेकर लॉ हमारे पास है, लेकिन उस लॉ का कहीं उपयोग नहीं होता, और यदा कदा कभी हो जाए तो वो कब कहां से छूट करके निकल जाता है। ये सारी बातें हैं। खैर, लेकिन मैं मध्य प्रदेश सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को इस बात के लिए तो बधाई दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे ही लोगों पर रासुका लगाई। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा है कि जिस प्रकार से इस शहर में गुंडे, मवालियों और माफियाओं के मकान हमने बुलडोजर लगा करके तोड़े हैं, या इन गुंडे बदमाशों का, इन ब्लेचियों का भी सरकार इस प्रकार का लेकिन ये जबलपुर में कार्रवाई नहीं हो रही है, जबलपुर क्यों बचा हुआ है? देखिए, कार्रवाई करना माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में उनका काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। मनोज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ, सरकार का पक्ष नहीं रख सकता है। सरकार को सोचना होगा कि अगर किसी के खिलाफ अगर एविडेंस है, कोई इस मानवता के दौर में भी अमानवीय प्रकरण में और इस तरह की गतिविधियों में खास तौर से लिप्त है, तो मुझे तो लगता है ऐसे लोगों के लिए अगर कानून बनाना पड़े, जिस तरह से 2021 तक संशोधन हमारी सरकार ने किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, कि जो भी अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट करते पाया जाएगा तो उसको 1 लाख रुपए जुर्माना और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीजें समय पर हो। ये सवाल ये है कि सारी चीजों का उपयोग जो लोग इस प्रकार का दुरुपयोग कर रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से हो। मुझे लगता है कि बेहतर। चलिए, राजेश सिरोठिया जी जुड़े, हालांकि उस सवाल का जवाब जरूर मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आखिर मौका कौन दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। और आपने कहा भी कि हम संगठन की बात करते हैं, पर सरकार भी आपकी है। चेतन जी, राजेश सिरोठिया जी, कहाँ चली जाती है मानवीयता? कहाँ ये सब जो इंसानियत के दुश्मन, जैसे जैसे जब कभी आपदा आती है तो आपदा में अफसर हर कोई तलाशने लगता है, और इसमें सियासत भी गरमाई हुई क्योंकि कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। और यदि इतने इंजेक्शन खपा दिए गए
तो पहले नजर क्यों नहीं पड़ी इन पर? सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं वो रेमडेसिविर जो है क्या, इस बात को समझना जरूरी है। जी। तब हम इसके बाद जाएंगे कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है। रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जिसको इबोला नाम के वायरस की बीमारी जो हुई थी उस समय इसको खोजा गया था, उसको वो कारगर साबित नहीं हुई। इसके बाद हमने जो है स्वाइन फ्लू में भी उसका उपयोग किया, उसमें भी कारगर साबित नहीं हुई। ये बंद डब्बे में पड़ी हुई दवा थी रेमडेसिविर। लेकिन जैसे ये कोरोना काल आया तो जो रेमडेसिविर बनाने वाली कुछ तथाकथित दवा कंपनियों ने यूरोप के, अमेरिका के 15-20 डॉक्टरों को मैनेज करके और उनसे एक ट्रायल करके के साथ रेमडेसिविर कोरोना में कारगर है उसको साबित कराया। और उसके बाद में फिर जगह जगह, इवन भोपाल में भी कोई डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारा इंटरव्यू छाप दीजिए, रेमडेसिविर कारगर है। मैंने कहा मैं नहीं छापूंगा। तो ये दवा जो है वो कारगर है ही नहीं, तो उसका इतना हाइप क्रिएट क्यों किया जा रहा है? तो मैंने कितने लोगों की जेब कट रही है। ब्लैक मार्केटिंग की तो दूसरी बात जी। भाई, डॉक्टर दे ही क्यों रहे? जिसको WHO ने अप्रूव नहीं किया, जिसको ICMR ने अप्रूव नहीं किया, उस दवा की सरकार ही गलत कर रही है। हम रेमडेसिविर की व्यवस्था कर रहे, क्यों कर रहे भाई? ये समस्या ये है भाई, जिस चीज की डिमांड होगी उसी की तो कालाबाजारी होगी ना। तो हमें एक ऐसी दवा जो की रामबाण है ही नहीं, और रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाओ, मेरे पास कई सबूत हैं, हमारे कई परिचित हैं जी। इनको मैंने उनके विशेष आग्रह पर, उनके परिजनों के आग्रह पर रेमडेसिविर उपलब्ध कराई, लेकिन वो बच नहीं सके। तो कोई उसकी जिंदा रहने की गारंटी नहीं है, तो उसके लिए क्या हम इतना हाई तवा क्यों कर रहे? हमें मीडिया को सबको मिलकर ये बताना चाहिए, जागृत करना चाहिए, और उन डॉक्टरों को पनिश करना चाहिए जो रेमडेसिविर को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, और जनता को जागरूक करें कि रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं। जनता ऐसे मांग रही है रेमडेसिविर लगा दो। अरे भैया तुम डॉक्टर तुम हो कि कौन है? मरीज का परिजन जो है वो डॉक्टर बन बैठे हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है और चिंतनीय बात जी। इसमें कोई राजनीति और किसी की बात, मौका किसी की बात नहीं है। सवाल ये है कि इस चीज को हम कर ही क्यों रहे हैं? रेमडेसिविर इलाज नहीं है, यानी नहीं है। और अब तो साइड इफेक्ट भी बहुत सारे जो सामने आ रहे हैं, डॉक्टर कहने भी लगे खुलकर कि उसमें रेमडेसिविर की एक जो रेमडेसिविर दिया गया है लोगों को वही वजह बन रहा है। लिवर और किडनी जाती है, वो तो पहले ही प्रूव हो चुका है। जी। के मिश्रा साहब, सवाल यही है कि जिस चीज का, जिस इंजेक्शन का, जिस दवा का जीवन के लिए कोई बहुत ज्यादा असरकारक नहीं है या उसके दूसरे साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, बावजूद इसके इतना पैनिक कर दिया, रेमडेसिविर की नकली बन गए। जो युवा, हम नहीं कह रहे हैं, जो लोग पकड़े गए हैं इनके मन में, लेकिन लालच आ जाता है। हर कोई चाहता है कि आपदा के अवसर में, और ये तो बहुत ही नरपिशाच लोग हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता। सवाल यही है कि गड़बड़ कहां हो रही है, गड़बड़ क्यों ये रेमडेसिविर इतना पैनिक हो गया? गड़बड़ सिर्फ जो शासक, वो चाहे कोई भी हो, उनकी इच्छा शक्ति में है, गड़बड़ सिस्टम में है। और मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा कि राजनेताओं का, अधिकारियों में भी वल्लभ भवन में बैठे अधिकारी और या कलेक्टर से नीचे कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं है। राजनेता, अधिकारी, डॉक्टर और ये ब्लैकमेलर, इनका एक नेक्सस सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में काम कर रहा है। मनोज जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, राजेश जी जैसी शख्सियत बैठी है सामने फोनों पर हैं, कि सरकार ने चार्टर विमानों से रेमडेसिविर के इंजेक्शनों के बॉक्स बुलवाए और सरकार दावा कर रही कि इतने आ चुके हैं, तो क्या कारण रहा कि रेमडेसिविर यानी ये कारगर है या नहीं, ये WHO तय करेगा, साइंटिस्ट तय करेंगे, उसमें मेरा कोई ABCD का भी मतलब नहीं है, ना मुझे कोई ज्ञान है। वो बॉक्स क्या खाली आए या वो बॉक्स भरे हुए थे? तो वो इंजेक्शन कहाँ गए? डॉक्टरों ने नर्सिंग होम में रेमडेसिविर 30-30, 40-40 हजार में बेचे हैं, प्रमाण है। मंत्रियों के बेटों के माध्यम से बिके हैं, प्रमाण है। परसों मुझे एक व्यक्ति सुना कर गया है मोबाइल पर
जी। कि उसने किस मंत्री के बेटे को 32 हजार में 2 रेमडेसिविर खरीदे हैं। सुना कर गया, मैंने खुद अपनी कानों से सुना, मैं इसलिए बड़े दावे से कह रहा हूँ। आज मंत्रियों के घरों में रेमडेसिविर है, सांसदों के घर में है, विधायकों के घर में है। रेमडेसिविर ब्लैक करने वाले कौन है? तो एक पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है और जानबूझकर लोगों की जान इस सिस्टम ने ली है। मुखा जैसे कई लोग हैं, यानी 1-1 लाख इंजेक्शन नकली बने हैं, गुजरात से बनकर आ गए सीमा पार होने के बाद में, और हमारा सिस्टम सोया हुआ है और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं है। चेतन जी, यही बड़ा सवाल है। आखिर आप कहोगे कि सरकार और संगठन और सत्ता, लेकिन है सरकार आपकी, पर कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे हैं। कैसे रेमडेसिविर इतना पैनिक कर दिया, कैसे रेमडेसिविर को लेकर इतनी हो हल्ला मच गया कि हर व्यक्ति चाहता उसको मिल जाए, और बाद में कैसे रेमडेसिविर बिके हैं या बटे हैं। हमीदिया का मसला भी हमारे सामने है। ऐसे तमाम तरह के सवाल है और इसीलिए आम जनता इसके पीछे भाग रही और उसका लोग धड़ल्ले से फायदा उठा रहे हैं। चेतन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। मैंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के दिल्ली एम्स के हमारे डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया जी ने बहुत साफ कहा है, कई बार कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता तो अमूमन इस कोरोना काल में है ही नहीं। लेकिन मैं राजेश सिरोडिया जी की उस बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये जो WHO और ये सब जो डॉक्टरों की बड़ी दुकानें हैं, ये गिरोह के टाइप काम करते हैं और ये एक वायरस की तरह फैलाते हैं किसी भी चीज को। और वास्तव में इस इंजेक्शन की जितनी डिमांड थी नहीं, उससे ज्यादा डिमांड दर्शाई गई और उसका एक आपातकाल टाइप वातावरण कृत्रिम रूप से तैयार किया गया। उसके आड़ में सब लोगों ने, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे हॉस्पिटल हों, चाहे जो, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए, जब जिला प्रशासन ने किसी भी व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है तो कोई डॉक्टर सामान्य रूप से किसी भी कोविड पेशेंट को क्यों लिख के दे रहा, आप बाजार से लेकर के आओ? जब जिला प्रशासन के पास व्यवस्था तो आप बाजार से क्यों लिख रहे हो? सबसे पहले तो इस प्रकार का जिस भी डॉक्टर ने कृत्य किया है इसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। जब सरकार ने व्यवस्था कलेक्टर के माध्यम से अपने हाथ में है, जिला प्रशासन के पास है, और दूसरी एक KK जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर प्रशासनिक रूप से सारी व्यवस्थाएं, सारे इंजेक्शन अगर कलेक्टर के दिशा निर्देशन में आ रहे हैं, तो नंबर 2 के इंजेक्शन किस तरह से बाजार में ब्लैक होकर बेच रहे हैं, किसके माध्यम से निकल रहे, कहीं ना कहीं सिस्टम में छेद तो है ना। क्या समय रहते इन सिस्टम पर हम कार्रवाई कर पाएंगे, ये हमारे सामने अच्छे प्रश्न है। निश्चित रूप से सरकार हमारी है और इन बातों का जवाब दे दे करके मनोज जी कई बार हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। और हम आज भी आपसे ही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मिलावट और इस तरह की कालाबाजारी जो भी मानवता के दुश्मन हो, इन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन बावजूद इसके वो प्रशासनिक अधिकारी कौन है जो ये सारे कृत्य करने के बाद बचे हैं? हम तो आपसे और जनता से भी निवेदन करते हैं कि कम से कम जिनको हमारी निगाहें, हमारे सरकार में बैठे हुए जो बल्लभ भवन के अधिकारी जिनके KK साहब बात कर रहे हैं, KK साहब जरा नाम बता करके बोला करो, इसमें क्या करना है? अगर जनता की सेवा करने है तो डर के से बात करना है। मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर कोई भी करता हो इस दौर में कालाबाजारी, मिलावट, गुप्तखोरी, हम सबका फर्ज बनता है। कोई BJP कांग्रेस की बात में नहीं करना चाहता। ये मानवता का दौर है, ये कठिन दौर है। इस मानवता के लिए अगर आवश्यकता होती है तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर कहता है कि अगर कहीं सिस्टम में जरूरत से ज्यादा छेद है, कहने के बाद भी सुधार नहीं होता है, तो आप अपनी आवाज को बुलंद करो। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के ऐसे ब्लैक लिस्टेड जो लोग हैं, जो ब्लैक करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ एक मुहिम लगा करके एक कारगर मुहिम चलाएं। और अगर सरकार में बैठे हुए अधिकारी नहीं पकड़ सकते तो इनको पकड़ने का काम भी कहीं ना कहीं हमको और आपको करना पड़ेगा। वैसे मुझको जहां तक लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के निर्देश कल प्रदान किए हैं, निश्चित रूप से आगामी 24 घंटे में इसके बेहतर परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी था कि जैसा आपने कहा, सब WHO भी कह रहा है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, एक कॉकस अलग काम कर रहा है जिसका आप भी सभी लोग समझ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार इसको नहीं रोक सकती है? यदि इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर कोई भी केंद्र। मनोज जी, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार एकदम से कोई बहुत सख्त एक्शन ले ले, क्योंकि मैं आपको 2-3 छोटे उदाहरण दूंगा, शायद आप मेरी बात से सहमत हो गए। आपने देखा होगा, थोड़ा सा कड़ाई किया तो डॉक्टरों ने भोपाल में हड़ताल कर दी, थोड़ा सा कड़ाई किया तो इंदौर में कर दी, थोड़ा सा कड़ाई किया तो ग्वालियर में भी कुछ हुआ है।
तो मुझे लगता है ये सारी परिस्थितियां जिस प्रकार की हमारे सामने है, इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में सख्त एक्शन लेगी। इस बात के लिए इन लोगों को और कालाबाजारी करने वाले और इन डॉक्टरों को भी तैयार रहना चाहिए कि मानवता के इस संकट के दौर में जहां हम एक एक सांसों की लड़ाई लड़ रहे थे, वहां तुम 100 500 1000 10,000 रुपए के जो छापने का काम कर रहे थे, इसकी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल चुकाना पड़ेगी। राय सिरोटिया साहब, क्या इसमें सरकार भी अपंग हो जाती है? मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी सरकार एक फरमान जारी कर दे कि कोई भी डॉक्टर जो रेमडेसिविर को प्रेस्क्राइब करता है उसको तुरंत जेल में भेज दिया जाएगा। ये समस्या ही अपने आप में खत्म हो जाएगी। अगर सरकार ये कहे कि हम रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ही ये समस्या खत्म हो जाएगी। अगर सरकार कह दे कि रेमडेसिविर मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है तो ही ये समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि रेमडेसिविर से कोई न बचा है न बचेगा। हमारे एक पत्रकार मित्र, उनको 8 दिन से बुखार आ रहा था, कोरोना पॉजिटिव थी, और बार बार एक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर भोपाल के, उनको कह रहे थे आप रेमडेसिविर लगा लीजिए 99 फीवर में। हमने कहा नहीं लेना है अपने को। उनका एक दूसरा पर्सनल फैमिली डॉक्टर था, उसने भी कहा कि नहीं लेना है, और वो आज स्वस्थ होकर हमारे साथ एकांत पार्क में वॉक कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो बिल्कुल अपने परिवारजनों से कह चुका हूँ कि कभी धोखे से अगर मेरे को हो जाए कोरोना तो कृपा करके मुझे रेमडेसिविर मत लगवाना। इस रेमडेसिविर के खिलाफ मुहिम की जरूरत है, तो कालाबाजारी अपने आप रुक जाएगी। जी जी बिल्कुल। के मिश्रा जी, क्या अब जैसे चेतन जी भी आपके साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस तरह की एक मुहिम छेड़ना पड़ेगी? मनोज जी देखिए, चेतन जी नहीं, आज जो भी इंसान से मोहब्बत करता है, चेतन जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज वो मेरी भूमिका निभा रहे हैं, सच बोल रहे हैं। इस दौर में जिसने भी सच नहीं बोला, हमें, चाहे मैं शामिल हूँ, चेतन जी शामिल हो, आप शामिल हो, राजेश भाई शामिल हो, यदि इस दौरान में भी यदि अपने अपने प्रोफेशन में हमने सच नहीं बोला तो पब्लिक हमें झूठे मारेगी, माफ करिएगा। क्योंकि सिस्टम के खिलाफ बोलना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। मैं यदि राजनीति कर रहा हूँ भाजपा कांग्रेस की, तो चेतन जी को ये नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बेचारों की डेथ हुई है इस इंजेक्शन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, दवाओं के अभाव में। कल ही जुगल किशोर बागरी जी की डेथ हुई है। कोरोना किसी जात, किसी समाज या किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, वो दुराव्यवस्थाओं की वजह से सभी को लील रहा है। तो चेतन जी को मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि आज वो जनता की आवाज बन के बोल रहे हैं, और इस दौर में हमें जनता की आवाज बनकर ही बोलना होगा। और मैं तो चेतन जी के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, यदि ऐसे दुष्टों को हटाने में यदि कोई गवाह नहीं हो तो मैं अपनी गवाह, चाहे उसमें कांग्रेस का भी नेता हो, मैं उसके खिलाफ कोर्ट में गवाह देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आज लड़ाई इंसानियत की है, आज लड़ाई भाजपा कांग्रेस की नहीं है। और इन लोगों ने, जो इंसानियत के दुश्मन है, जिन्होंने राजनेताओं को, अधिकारियों को टुकड़े देकर, उन्हें उनकी हैसियत के हिसाब से टुकड़े देकर खरीदा है, उन लोगों पर भी केस दर्ज होना चाहिए कि इन लोगों का संरक्षक कौन था। चेतन जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, आप जो कह रहे हैं 100% कह रहे हो, रात में आज मेरी आत्मा आ गई, मुझसे ज्यादा आप एक्टिव हैं। मगर हमीदिया में जो एक्शन हुआ था, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए थे, आज वो मामला क्यों दबा दिया गया? यदि चोरी नहीं हुए थे तो पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिखी? उस इंजेक्शन चोरी वाले मामले में कौन कौन मंत्री, कौन कौन विधायक, कौन कौन सांसद इन्वॉल्व थे, किनके नाम पर वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हमीदिया से गए हैं? इसलिए दबाया उनको कि हमारे चेहरे उसमें सार्वजनिक हो सकते थे। जी। मैं तो कहता हूं कि आज कोई भी हो, यदि मैं भी हूं तो मुझे आप फांसी पर लटका दीजिए, क्योंकि एक बिल्कुल जान लेने जी। का चेतन जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, और राजेश जी से छोटी छोटी प्रतिक्रिया चाहूंगा जी। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से इस दौर में अगर किसी भी प्रकार की कालाबाजारी अगर होती है, किसी प्रकार की मिलावट होती है, अगर समय रहते सरकार ने सख्त एक्शन नहीं लिया तो कहीं न कहीं पार्टी और पार्टी की विचारधारा पर भी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। इसलिए हमको पार्टी और विचारधारा को बचाना, सरकार को नहीं बचाना है। हमें जनता की बात करनी है, जनता के हितों की रक्षा करनी है। हम सरकार में रहे या नहीं रहे ये ज्यादा जरूरी नहीं है। हम जितने दिन हैं, हम ईमानदारी, निष्ठा के साथ सरकार के माध्यम से हम जनता की सेवा करें, ये ज्यादा जरूरी है। बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कही। राजेश जी, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, ऐसा होना चाहिए। आदर्श स्थिति यही है कि ऐसा होना चाहिए, पर दुखद ये है, त्रासदी ये है कि ये चीज समझने को ना तो सत्तारूढ़ दल के जो शीर्ष लोग हैं, जिम्मेदार हैं, ना वो समझ पा रहे हैं, ना ब्यूरोक्रेसी के लोग समझ पा रहे हैं, और ना ही हमारे विपक्ष के लोग समझ पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात कहने की अच्छी है,
समस्या ये कि ये कोरोना तो एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इसमें कहीं पार्टी और ये जात पात धर्म भेदभाव सब छूट छाड़ के। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सही कह रहे हैं आप, सबसे ऊपर उठकर काम करना होगा। रोज ये चर्चा होती है, इस तरह की चीजें सामने आती है। आप सभी मेहमान का धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मौत के सौदागर बन कैसे गए? इंसानियत इनकी मरी। लेकिन जब बार बार ये कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर इतना कारगर नहीं है कि आपको बिल्कुल मौत से बाहर निकाल कर ले आएगा, आपको जिंदा रख लेगा, कई बार तो ऐसी चीजें भी सामने आ रही, कई ऐसे इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे जो धीरे धीरे कर दिखाई दे रहे हैं। यदि हार्ट के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं ठीक होने के बाद, हार्ट अटैक आ रहा है, तो क्या इसकी वजह रेमडेसिविर तो नहीं है? इसकी वजह कुछ और तो नहीं? ऐसे तमाम तरह के सवाल है। और जब इतनी जरूरत आ जाती है तो ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत को बेच देते हैं और अपनी जेब भरने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि विपक्ष क्या करे, पक्ष क्या करे, सरकार क्या करे, पर ऊपर वाला है, देख रहा है आपको। ध्यान रखिएगा, जो भी इस समय ऐसा कर रहा होगा, देर सवेर आएगा आपके ऊपर भी समय, और फिर आप कहेंगे कि हाँ, हमने ऐसा बोया था तो अब काट रहे हैं। तैयार होइए काटिए के लिए। मौत के सौदागर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।